दोस्तों, आज जिस तरह के नए नए करेंसी नोट्स को हम आज अपनी डेली लाइफ में सामानों की खरीद फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आखिर वो कब हम भारतीयों के बीच में इस्तेमाल के लिए आए थे? शायद ये बात आपको पता ना हो, क्योंकि इंडियन करेंसी का इतिहास काफी पुराना है और अपने इस पुराने इतिहास में हमारी इस करेंसी ने अपने कई रूप भी बदले हैं। तब जाकर हमें आज अपने फादर ऑफ द नेशन और नेशनल एम्बलम को रिकॉग्नाइज करती इस करेंसी का नया रूप देखने को मिला है। क्वीन विक्टोरिया की फोटो के साथ चलन में आए पहले के समय में कैसी थी हमारी करेंसी? राजा महाराजाओं के टाइम में क्या बदलाव किए गए थे अंग्रेजों ने यहाँ की करेंसी में? चलिए जान लेते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। साथ ही बीते कुछ वर्षों में हुई नोटबंदी के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इससे पहले भी 2 बार हमारे देश को इस नोटबंदी से गुजरना पड़ा है। वीडियो इंटरेस्टिंग है और आपकी नॉलेज को 1 स्टेप ऊपर ले जाने का काम करने वाली है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिए और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। रुपए का इतिहास। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हमारी इंडियन करेंसी का मात्रक रुपए एक संस्कृत शब्द रुपया से लिया गया है, जिसका आर्थिक शब्द चांदी होता है और इसलिए इस रुपए शब्द का इस्तेमाल प्राचीन काल में इस्तेमाल होने वाले धातु के सिक्कों के लिए किया जाने लगा था। ये धातु के सिक्के हमारे भारत में 17वीं शताब्दी तक चलते रहे थे, यानी कि राजा महाराजाओं के समय में भी यही सिक्के हमारे भारत में ट्रेडिंग के लिए एज अ करेंसी यूज किए जाते थे। हाँ, लेकिन अलग अलग कालों में इन सिक्कों के धातुओं में अंतर देखने को मिला था। सोने और चांदी के सिक्के। दोस्तों, भारत में एक वो भी समय था जब करेंसी के तौर पर यहाँ सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। ये वो दौर था जब भारत में सोना बहुत तादाद में मौजूद था और हमारे इस भारत को सोने की चिड़िया का तमगा भी दिया गया था। लेकिन समय के साथ अलग अलग कालों में इन सिक्कों के धातुओं में फर्क देखने को मिला। कभी कांसे के सिक्के चलन में आए तो कभी तांबे और चांदी के सिक्के। और इसी दौर में शेर शाह सूरी ने सबसे पहले रुपया नाम के चांदी के सिक्कों को चलाया था। इस चांदी के एक सिक्के का वजन लगभग 11.534 ग्राम था और इन्हीं सिक्कों के प्रारूप को बदलकर मुगलों ने भी इन्हीं सिक्कों को हमारे देश में चलाया था। लेकिन यूरोपीय लोगों के हमारे भारत को अपना उपनिवेश बनाने के बाद यहाँ पर पेपर करेंसी अस्तित्व में आई थी। प्राइवेट बैंक्स और पेपर करेंसी। यूरोपीय कंपनी के हमारे भारत में आने के बाद यहाँ अपनी बिजनेस कंपनी खोलने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स को भी स्थापित किया था और इन्हीं प्राइवेट बैंक्स ने हमारे भारत में पेपर करेंसी की शुरुआत करी थी। भारत की पहली पेपर करेंसी कोलकाता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने साल 1770 में जारी करी थी, जो पूरे 91 सालों तक हमारे भारत के साथ साथ आसपास के देशों में भी मान्य करी गई थी। इसके बाद 1861 में अंग्रेजों द्वारा पेपर करेंसी कानून को बनाया गया था, जिसके हिसाब से अंग्रेजों ने 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के नोटों को पेपर करेंसी के तौर पर जारी किया था। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान में जारी किए गए इन नोटों पर इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया की फोटो छापी गई थी। लेकिन ये पेपर करेंसी उस टाइम एक साथ पूरे इंडिया में लागू नहीं हो पाई थी। अलग अलग राज्यों की अलग अलग करेंसीज। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगालियों ने भी अपना कब्जा किया था, जिस वजह से उन्होंने अपने कुछ खास हिस्सों में अपनी ही करेंसी अनाउंस करी थी। जैसे कि गोवा और दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का कब्जा था, जिस वजह से वहां के रूलर वहां पुर्तगाली नोटों को चलाते थे और इन नोटों में पुर्तगाली राजाओं की तस्वीर होती थी, जिन्हें छापने की जिम्मेदारी बैंक ऑफ अतमीरानो की थी। वहीं भारत के साउथ स्टेट्स में बहुत सी जगह पर फ्रांसीसी हुकूमत थी। केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और पश्चिम बंगाल जैसी जगहों पर फ्रांसीसी बैंक इंडोसिन द्वारा जारी की गई करेंसी ही मान्य होती थी, जिन पर फ्रांसीसी राजाओं की तस्वीरें होती थी। जैसे कि इस 50 के नोट पर आप देख सकते हैं, जिसमें मॉरिस डुप्ले की फोटो को छापा गया है। उन्होंने ही भारत में फ्रांसीसी शासन को स्थापित किया था। इसके अलावा साल 1917 और 18 में हैदराबाद के निजाम को अपनी ही करेंसी जारी करने का अधिकार भी मिल गया था, क्योंकि एक लंबे समय तक हैदराबाद खुद को भारत से अलग एक हिस्सा समझता था। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के शुरू हो जाने के बाद दूसरे देशों की तरह भारत में भी धातु की काफी कमी देखने को मिली। इस वजह ने भी भारत में पेपर करेंसी को बढ़ावा देने का एक काम किया। इस समय मोरबी और ढरंगधारा जैसी रियासतों में भी हरवाला नाम की पेपर करेंसी शुरू करी गई और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर भारत की 36 रियासतों ने धातु की जगह पेपर करेंसी को अपने यहां लागू कर दिया। भारत में आरबीआई की स्थापना।
1 अप्रैल 1935 में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया। इस बैंक को भारत में अपनी करेंसी नोट्स को छापने का अधिकार सरकार से प्राप्त हुआ, जिसके तहत 1938 में सबसे पहले आरबीआई ने 5 रुपए के नोटों को छापा था, जिसमें किंग जॉर्ज V की तस्वीर छपी थी। उसके बाद 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब भारतीय करेंसी को सिरे से नई तरह से डिजाइन करने का काम शुरू किया गया और सबसे पहले 1 रुपए के इस नोट को ही छापा गया, जिसमें किंग जॉर्ज के बजाय भारत में मौजूद सारनाथ के इस स्तंभ यानी कि हमारे नेशनल एम्बलम की फोटो को पहली बार किसी नोट पर छापा गया था। उसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय सरकार ने एक राष्ट्रीय बैंक घोषित कर दिया। इससे पहले कभी भी भारत में किसी भी बैंक को नेशनलाइज नहीं किया गया था, जिस वजह से 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा भी अपनी एक करेंसी को शुरू किया गया था, जिसे आजाद हिंद बैंक के द्वारा छापा जाता था। इस करेंसी पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी मौजूद होती थी, लेकिन उस टाइम के कुछ खास रीजंस की वजह से ये करेंसी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। भारतीय करेंसी से जुड़े कुछ खास तथ्य। दोस्तों, वैसे तो किसी भी देश की करेंसी का चलन अपने ही देश में होता है, लेकिन 1950 तक भारत एक ऐसा देश था जिसकी करेंसी का चलन न केवल अपने भारत में बल्कि 20 दूसरे देशों में भी था। और तो और कुवैत, ईरान, ओमान, कतर जैसी कंट्रीज में तो उस समय भारतीय करेंसी को अपने यहाँ ऑफिशियल करेंसी के तौर पर अप्रूव भी किया गया था, जो किसी भी देश की करेंसी वैल्यू के लिए एक बड़ी बात होती है। इसके अलावा भारतीय करेंसी पर छपी तस्वीरें भी समय के साथ साथ बदलती रहीं। कई तस्वीरों के भारतीय करेंसी पर जगह पाने के बाद आखिरकार हमारे फादर ऑफ द नेशन यानी महात्मा गांधी जी की इस मुस्कुराती हुई तस्वीर पर आकर भारतीय नोटों पर छपने वाली फोटोज का सफर खत्म हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि सभी नोटों पर छपने वाली महात्मा गांधी की ये मुस्कुराती हुई तस्वीर 1946 में राष्ट्रपति भवन में ली गई थी, जिसमें महात्मा गांधी फैब्रिक विलियम पैट्रिक के साथ खड़े थे। इस तस्वीर को सबसे पहले 1957 में 500 रुपए के नोटों पर छापा गया था। इसके बाद साल 1996 के बाद आरबीआई ने इसे अपना ट्रेडमार्क बना लिया और सभी नोटों पर महात्मा गांधी की इस तस्वीर को छापना शुरू कर दिया गया। अगर आप अपनी इंडियन करेंसी पर गौर फरमाएंगे तो पाएंगे कि हमारे हर नोट पर 17 भाषाओं में उस नोट की वैल्यू लिखी रहती है। इसके अलावा 1 रुपए के नोट को छोड़कर भारतीय करेंसी में मौजूद सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर पाए जाते हैं, जबकि 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस मिनिस्टर के सिग्नेचर मौजूद होते हैं, क्योंकि इस नोट को जारी करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की होती है। भारतीय करेंसी का डिमोनेटाइजेशन। दोस्तों, डिमोनेटाइजेशन यानी कि किसी करेंसी की यूनिट से एक लीगल टेंडर के रूप में उसकी वैल्यू को खत्म कर देना होता है। किसी सरकार द्वारा प्रचलन में मौजूद करेंसी को हटाकर नई करेंसी को वैल्यू देना होता है, जैसा कि हमारे भारत में पिछले कुछ सालों पहले 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से किया गया था। इस दिन सालों से चली आ रही भारतीय करेंसी के आधे से ज्यादा टाइप्स ऑफ नोट्स को आम लोगों में प्रचलन के लिए अमान्य कर दिया गया था। लेकिन शायद आपको पता ना हो कि इससे पहले भी हमारे भारत में 2 बार और डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। साल 1946 और साल 1978 में यह प्रक्रिया हमारे देश में करी गई थी, यानी कि डीमोनेटाइजेशन। इस प्रक्रिया को हमारे देश में करने का मुख्य कारण देश से 5000 और 10,000 के नोटों को बंद करके देश में मौजूद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना था। इसी तरह के और भी कई बदलावों के साथ भारतीय करेंसी पर मौजूद इमेज भी कई बार वक्त के साथ बदलती गई हैं। ये इमेजेस भारत के इतिहास में मौजूद किसी खास घटना को दर्शाती हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर आपके पास इंडियन करेंसी से रिलेटेड कोई खास जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।